अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन के अभी तक हम लोग 2 लेक्चर्स कंडक्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स और फिर उसके बाद न्यूटन के जो 3 लॉज थे उन्हें डिस्कस किया था। और फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोशन ऑफ बॉडीज़ कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग है। और ये 2 केसेस हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम लोग केस 1 को डिस्कस करेंगे और फिर केस 2 के ऊपर जाएंगे। और ये दोनों की दोनों जो है आपके पास डेरिवेशंस हैं, जिनके बाद 2 फार्मूले आपके पास जो निकल के आएंगे, एक एक्सेलरेशन का और जो दूसरा फार्मूला है वो टेंशन का। दोनों केसेस के अंदर पहले वाले केस के अंदर भी 2 फार्मूले निकलेंगे, एक एक्सेलरेशन का और एक जो है आपके पास टेंशन का। और दूसरे वाले केस के अंदर भी जो है वो आपने एक्सेलरेशन का एक फार्मूला निकालना है और टेंशन का एक फार्मूला निकालना है। और यही चीज़ आप लोगों ने जो है वो अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ी हुई है और यहाँ पे भी वही वाली है चीज़। थोड़ा सा जो है हम लोग इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, जितना मैट्रिक में पढ़ा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मतलब अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर का जो नंबर है वो फिर हमारे पास लेक्चर नंबर 3 होगा, क्योंकि 2 लेक्चर्स थ्योरी के इस चैप्टर के जो हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। तो फिर ये वाला जो लेक्चर है आपके पास लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा, केसेस के ऊपर जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है, जो हम लोग इसकी डेरिवेशन के अंदर जो इस्तेमाल कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ तो काफ़ी आसान सी है, टेंशन। टेंशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि टेंशन की जो लफ्ज़ है या फिर फिज़िक्स के अंदर जो टेंशन है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है। ये हमने पिछली ही वीडियो के अंदर, ये पिछले लेक्चर के अंदर जब हम लोग न्यूटन का तीसरा लॉ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखा था कि जो टेंशन होती है ये आपके पास एक फोर्स होती है जो कि स्ट्रिंग के अंदर जनरेट होती है। जब भी हम किसी मास को या फिर किसी चीज़ को जो है सस्पेंड करते हैं धागे के साथ, स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग या फिर धागा एक ही बात है, रस्सी, ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रिंग के अंदर ही आती हैं। तो आप अगर किसी धागे को जो है वो रूफ के साथ बांध दो, छत के साथ जो है इस तरह से सस्पेंड करवाओ और इसके आगे जो है आप एक मास सस्पेंड कर दो या फिर मास जो इसके साथ कनेक्ट कर दो, तो इस मास की वजह से जो खिंचाव धागे के अंदर आता है या फिर जो फोर्स धागा इसके ऊपर लगा रहा होता है इसको रोकने के लिए, फ़र्ज़ करो कि इसका जो है वो वेट की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है इस तरह से, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि धागे ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। और इसी चीज़ को जो कि ये धागा इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये टेंशन की फोर्स है। और वैसे भी अगर आप एक स्ट्रिंग लो, एक धागा लो और एक एंड यहाँ से पकड़ो एक हाथ से और एक एंड जो है वो दूसरे हाथ में पकड़ो और इसको खींचो, तो आपको बाकायदा महसूस होगा कि इस धागे के अंदर जो है वो एक अपोजिट फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और उसी अपोजिट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन। एक तो ये वाली चीज़ थी जो आप लोगों ने समझनी थी और ये आपको पहले भी आती होगी, हमने सिर्फ जो यहाँ पे रिवाइज की है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो नेट फोर्स का है कि नेट फोर्स क्या होती है या फिर नेट फोर्स किस तरह से निकलती है। और शायद ये वाली चीज़ भी हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं कि नेट फोर्स क्या होती है। नेट फोर्स क्या है कि वो अमाउंट ऑफ फोर्स कि जो किसी बॉडी के ऊपर लग रही है जिसकी वजह से बॉडी जो है मूव हो रही है। इस नेट फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स भी बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। और इसकी एग्जांपल से इसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक जो है वो मास है, एक ब्लॉक है या फिर एक कोई सी भी चीज़ है और यहाँ से एक बंदा इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की। यही वाली एग्जांपल हमने शायद पिछले वाले जो है वो लेक्चर के अंदर भी ली थी कि फ़र्ज़ करो कि एक जो है वो बंदा इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लगा रहा है और एक बंदा जो है वो इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगा रहा है जो कि 3 न्यूटन की है। एक बंदा यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है जो कि 3 न्यूटन की है। अब ये 2 फोर्सेस इस बंदे के ऊपर लगे, इस ब्लॉक के ऊपर लग रही हैं। तो बताओ ब्लॉक जो है वो किस तरफ मूव करेगा? तो जाहिर सी बात है आप लोग बताओगे कि इस तरफ। क्यों? क्योंकि इस तरफ जो है आपके पास ज़्यादा फोर्स है। इस तरफ अगर ये मूव करेगा तो कितनी ऐसी फोर्स होगी कि जो इसको इस तरफ खींच रही होगी या फिर ये कितनी फोर्स के साथ उस तरफ जाएगा? कौन सी ऐसी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि जो इसको इस डायरेक्शन के अंदर लेके जा रही है फिर इस डायरेक्शन के अंदर मूव करवा रही है? तो वो आप बोलोगे कि 7 न्यूटन। 7 न्यूटन की फोर्स ऐसी होगी कि जो इसको इस तरफ खींच रही होगी। कैसे? कि 10 न्यूटन की ये इस तरफ लगा रहा है लेकिन 3 न्यूटन की ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी तो लगा रहा है, तो इसकी जो 3 न्यूटन होगी वो इसके 10 न्यूटन में से कैंसिल हो जाएगी और जो बाकी फोर्स बचेगी वो आपके पास 7 न्यूटन की फोर्स होगी कि जिस फोर्स से ये बंदा इस तरफ जा रहा होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स जो होती है वो आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स होती है
मतलब ऐसी फोर्स की जो बॉडी को मूव करवा रही होती है या फिर एक्सेलरेट करवा रही होती है। तो इसको निकालते कैसे हैं, बड़ी वाली फोर्स माइनस छोटी वाली फोर्स। फर्ज करो कि ये आपके पास जो F1 है और ये जो आपके पास F2 है, तो जो भी फोर्स ज़्यादा होगी, ज़्यादा वाली आप यहाँ पे रखोगे, यानी कि हमने यहाँ पे जो F2 रख दिया क्योंकि ये ज़्यादा थी, और माइनस करवाओगे F1 से, छोटी वाली फोर्स से, बड़ी वाली फोर्स माइनस का छोटी वाली फोर्स, तो 10 माइनस का 3 आपके पास जो है वो 7 न्यूटन आएगा। तो ये आपके पास जो नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आज यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं पहले केस के ऊपर। और पहला केस क्या है, पहला केस क्या है कि आपके पास व्हेन बोथ बॉडीज मूव्स वर्टिकली, कि जब दोनों की दोनों बॉडीज़ आपके पास क्या हो रही हों, वर्टिकली मूव कर रही हों। और इसकी कुछ वर्डिंग है यहाँ पे जो है वो आपको नोट्स के अंदर कुछ वर्डिंग वगैरह भी जो है वो मिलेगी, कि सपोज़ करो हमारे पास जो है वो 2 मासेस हैं और उनको हमने जो है वो स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, और वो जो स्ट्रिंग है वो पुली से पास हो रहा है, और इस तरह की पूरी वर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो नोट्स के अंदर लिखी हुई मिलेगी। हम वो पूरी की पूरी यहाँ पे नहीं लिख रहे, हम डायग्राम बना लेते हैं और उससे जो समझ लेंगे। फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक पुली है, ये आपके पास जो है वो एक पुली है, और इससे हमने जो है एक स्ट्रिंग इस तरह से पास करवाई हुई है, और इस स्ट्रिंग के एक एंड के ऊपर जो हमने एक मास कनेक्ट किया हुआ है, और इस एंड के ऊपर जो है वो दूसरा मास कनेक्ट किया हुआ है। इसको बोल दो कि ये M1 है, और इस वाले मास को बोल दो कि ये वाला जो मास है ये हमारे पास M2 है, और ये जो बॉडी है इसको बोल दो कि ये बॉडी A है, और ये वाली बॉडी जो है वो आपके पास बॉडी B है। अब अगर यहाँ पे देखें हम लोग, ये जो वर्डिंग होती है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, मतलब यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये M1 है, ये जो है वो आपके पास M2 है, इस बॉडी को A बोल दिया, इस बॉडी को B बोल दिया, और ये पुली से पास हो रही है, और वो सब चीज़ें। और एक और चीज़ जो है वो उसके अंदर आपको मिलेगी कि बॉडी 1 जो है या फिर बॉडी A जो है या फिर ये वाला जो M1 है ये ग्रेटर है M2 से, और वो देखने से भी पता लग रहा है। हमने खुद ही जो है वो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि पता लगे कि ये जो है आपके पास बड़ा मास है और ये जो है आपके पास छोटा मास है। मतलब कंडीशन क्या है कि M1 जो है वो आपके पास ग्रेटर है M2 से। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इस बॉडी A के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही होंगी। यहाँ से हम जो है वो डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं, और डेरिवेशन किस तरह से स्टार्ट करनी है, हम लिखेंगे कि मोशन ऑफ बॉडी A या फिर मोशन ऑफ A। अच्छा, पहले अगर हम लोग ऐसे ही देखें तो इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही होंगी इस बॉडी के ऊपर। एक जो फोर्स होगी वो नीचे की डायरेक्शन के अंदर होगी, जो कि इसकी वेट की फोर्स होगी, और इसको बोल देते हैं हम लोग W1, क्योंकि ये जो हमारे पास बॉडी है वो A, तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसके वेट को, जो कि नीचे की तरफ लग रही होगी। ये तो हमें पता है कि ये यूनिवर्सल है, ये हर बॉडी के ऊपर लग रही होती है। दूसरी जो फोर्स होगी वो इस स्ट्रिंग के अंदर जो जनरेट हो रही होगी, जैसे हम लोग टेंशन की फोर्स बोलते हैं, तो इसको बोल दो कि ये आपके पास जो है वो टेंशन T है। और ये जो टेंशन की फोर्स है ये पूरे की पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक ही जनरेट होगी, मतलब ऐसे नहीं कि T1 यहाँ पे T2 यहाँ पे है, जितनी वैल्यू यहाँ पे होगी उतनी वैल्यू यहाँ पे भी होगी, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग दोनों एंड से जो है वो इस तरह से स्ट्रेच हुआ हुआ है, तो इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी टेंशन आ रही होगी वो पूरी की पूरी एक ही वैल्यू होगी, तो तभी इसको हम लोग सिर्फ T का नाम दे रहे हैं। मतलब ये T1 T2 नहीं है, जबकि वेट हमें पता है कि ये डिफरेंट होगा क्योंकि ये बड़ा है, और इसका वेट जो वो डिफरेंट होगा क्योंकि ये छोटा है। एक फोर्स जो है वो आपके पास यहाँ पे होगी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये वाली जो फोर्स है ये W2 की फोर्स है, क्योंकि बॉडी B थी, इसको हमने 2 से रिप्रेजेंट किया हुआ था इसके मास को, तो जो इसका वेट होगा वो W2 होगा, जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा। और एक और जो फोर्स यहाँ पे हमारे पास लग रही होगी इस बॉडी के ऊपर, वो टेंशन की फोर्स होगी, जो कि ऊपर की डायरेक्शन में होगी। और ये भी जो आपके पास फोर्स है वो T है टेंशन की, मतलब ये दोनों जो फोर्सेज होंगी ये सेम होंगी, जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो जनरेट हुई भी होगी। अच्छा, ये हमने जो है यहाँ पे चीज़ें सारी जितनी भी समझने की थी या जितनी फोर्सेस इसके ऊपर लग रही थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये दोनों मैंने यूँ पकड़े हुए, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, और मैं इसको छोड़ दूँ, दोनों बॉडीज़ को जो यूँ लेके आऊँ और अचानक से छोड़ दूँ, तो क्या होगा, बॉडी A जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी और बॉडी B जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है और उसका वेट कम है, तो जो मोशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो इसी मोशन को यहाँ पे जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इसकी मोशन से एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग,
और फिर बॉडी बी की भी इसी तरह से जो है आपके पास एक इक्वेशन बनेगी और उन दोनों से फिर हम जो है एक्सीलरेशन और टेंशन जो है वो निकालेंगे। अच्छा, इस डेरिवेशन का जो मेन मकसद है या फिर इसके अंदर जो हमने करना है वो क्या करना है कि एक्सेलरेशन और टेंशन जो है वो फाइंड करके बतानी है। वो आपको सवाल के अंदर दिया हुआ होगा उन्होंने, अगर पेपर के अंदर आया तो वो आपको बोलेंगे कि आप जो है वो एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू निकाल के बताओ। ए और जो है वो टी, इन दोनों की वैल्यू निकाल के बताओ या इन दोनों का फॉर्मूला निकाल के बताओ। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें मोशन ऑफ बॉडी ए, तो हमने देखा कि जैसे हम लोग इसको छोड़ेंगे ये नीचे की तरफ जाएगी। जो बॉडी ए है सिर्फ इसको कंसीडर करो, ये नीचे की तरफ जाएगी। अब अगर यहाँ पे देखें कि बॉडी ए के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए। बॉडी ए के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी? एक जो है वो आपके पास W1 की फोर्स है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि वेट ऑफ बॉडी ए, और जो दूसरी फोर्स है वो टेंशन की फोर्स है, जिसे आप क्या बोलोगे कि ये टेंशन की फोर्स है, टेंशन इन स्ट्रिंग। ये दो फोर्सेस जो है वो आपके पास बॉडी ए के ऊपर लग रही हैं। अच्छा, अब क्योंकि बॉडी ए जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि एज बॉडी ए मूविंग डाउनवर्ड या मूविंग डाउन, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी ए जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेट की फोर्स है वो ज़्यादा है। अभी हमने जो है वो नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर ये वाली फोर्स ज़्यादा हुई, ये वाली फोर्स कम हुई, तो तभी ये वाली जो बॉडी है नीचे की तरफ जाएगी। दोनों तरफ इसी एग्जांपल से इसको रिलेट करो कि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रही है, यहाँ पे कम फोर्स लग रही है, तो बॉडी कहाँ जाएगी? यहाँ पे ज़्यादा फोर्स है, लाजमी सी बात है वहाँ जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये नीचे जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वेट की फोर्स है ये ज़्यादा है, और इस टेंशन के अंदर या इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसकी फोर्स कम है, तभी तो ये वाली बॉडी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। अगर दोनों बराबर होती तो ये रुकी हुई होती, अगर ये वाली ज़्यादा होती और ये वाली कम होती तो ये ऊपर की तरफ जाती। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रही है, तो उससे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जो वेट की फोर्स है लाजमी सी बात है कि ये ज़्यादा होगी, तभी ये नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि W1 जो है वो ग्रेटर है टेंशन से। W1 ये वाली जो फोर्स है ये ग्रेटर है टेंशन की फोर्स से। अच्छा, अब अगर ये वाली फोर्स ज़्यादा है टेंशन की फोर्स से, तो नेट फोर्स किस तरह से निकलेगी? नेट फोर्स जो है वो किस तरह से निकलेगी? मतलब ऐसी फोर्स, ऐसी अनबैलेंस फोर्स कि जो इसको नीचे की तरफ लेके जा रही है, वो किस तरह से निकलेगी? बड़ी वाली फोर्स माइनस का छोटी वाली फोर्स। अभी हमने जो है वो पीछे जो है वो करके देखा था नेट फोर्स से कि अगर ये 10 है और ये 3 है तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी? 10 माइनस का 3। मतलब समझ लो कि ये जो ज़्यादा वाला बंदा है वो यहाँ पे है और जो कम वाला बंदा है वो यहाँ पे है। तो अगर नेट फोर्स निकालनी कि मतलब कितनी ऐसी फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ लेके जा रही है, तो कैसे निकलेगी? W1 माइनस का T। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी? W1 और साथ में माइनस का T। अच्छा, अब हमें पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ma, और जो वेट का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? m इंटू जी के। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर ये दोनों चीज़ें पुट करो, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। नेट फोर्स या फिर सिर्फ फोर्स के अंदर जब हम लोग ma वाला फॉर्मूला डालेंगे, मतलब इस फोर्स की जगह पे ma लिख रहे हैं हम लोग, तो m और चूँकि बॉडी a है तो इसके साथ 1 लगेगा और साथ में a इज इक्वल्स टू W1 की जगह पे M1G, 1 किस लिए लगा है? क्योंकि बॉडी जो है आपके पास A और माइनस का T। ये आपके पास क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 1। इसे बोल दो कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह फिर जो है वो हम लोग मोशन ऑफ बॉडी भी जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और मोशन ऑफ बॉडी भी सेम इसी तरह से होगी कि टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन B। दो फोर्सेस सेम उसी तरह से जो बॉडी बी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। और यहाँ पे फिर से बताओ कि W2 पहली फोर्स जो कि वेट है किसका? ऑफ बॉडी बी का, और एक जो आपके पास टेंशन की फोर्स है जो कि टेंशन इन स्ट्रिंग है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप बताओ कि एज बॉडी बी मूव्स अप, कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो बॉडी बी है, ये जो M2 वाला मास है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसको छोड़ें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेट की फोर्स कम है और टेंशन की फोर्स ज़्यादा है, तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसकी वेट की फोर्स ज़्यादा होती तो ये भी नीचे की तरफ आता।
लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास टेंशन ज़्यादा है, टेंशन की फोर्स ज़्यादा है और जो वेट की फोर्स है वो कम है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो नेट फोर्स अगर निकालें तो किस तरह से निकलेगी, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू बड़ी वाली फोर्स जो कि टेंशन की फोर्स है इस केस के अंदर, और माइनस का आपके पास W2 जो कि वेट की फोर्स है। मतलब ऐसी फोर्स की जो इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है वो कैसे निकलेगी, T माइनस का W2। इसके बाद जो है आप लोग यही वाली जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर डालोगे तो क्या आंसर आएगा, नेट फोर्स की जगह पे M2A इज इक्वल्स टू टेंशन अपनी जगह पे और W2 की जगह पे M2G, क्योंकि फोर्स जो आपके पास MA के इक्वल होता है तो हमने मास डाल दिया इसका और साथ में एक्सेलरेशन, और W की जगह पे जो है वो M2 और साथ में G। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। इसे बोल दो कि ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे या फिर हमें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक केस के अंदर जो हमें एक्सेलरेशन निकाल के बतानी है और दूसरे केस के अंदर हमने क्या निकाल के बताना है, टेंशन। अब अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो हमें टी को गायब करना पड़ेगा, टी को किसी तरह से जो है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। और टी को किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड पे जो टी है वो माइनस के साथ है और इस साइड इस इक्वेशन के अंदर जो है वो टी प्लस के साथ है। अगर इन्हें ऐड करें दोनों इक्वेशंस को तो लेफ्ट वाली जो साइड है वो आपस में ऐड हो जाएंगी और जो राइट वाली साइड्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो टी खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस जो है वो आपस में कट जाएंगे जब हम लोग ऐड करेंगे इनको। तो एडिशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और फिर डिवीजन जब करवाएंगे हम लोग दूसरे वाली टेंशन के लिए तो डिवीजन के अंदर क्या होगा कि ये ए और ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, टी। तो अब जो है वो हम लोग बढ़ते हैं एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए, तो उसके लिए जो हमें थोड़ा सा जो है वो इसको मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग अगर उतारना हुआ तो साथ साथ स्टॉप करके पीछे से देख के जो है उतार लेना। अच्छा, एक इक्वेशन जो हमारे पास ये है और एक इक्वेशन जो हमारे पास ये है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 लिखो, m1a इक्वल्स टू m1g माइनस का t, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। फिर ऐड का साइन लगाओ, यहाँ पे m2a इक्वल्स टू t माइनस का m2g, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड कैसे करोगे, ये वाली साइड्स आपस में ऐड होंगी, m1a प्लस का m2a, ये दोनों को जो है वो हम लोगों ने ऐड कर लिया। और यहाँ पे अगर देखें तो m1g माइनस का t और बीच में प्लस का साइन और t माइनस का m2g, कुछ भी नहीं किया, ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखी और इसके साथ प्लस करके हमने जो है इसको ऐड कर लिया। और ये वाली भी जो थी इनको आपस में जो ऐड कर लिया, अभी तक कुछ जो वो काटा वाटा नहीं है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये माइनस के अंदर है टी और ये प्लस के अंदर है टी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास जो है वो क्या चीज़ बचेगी, m1a प्लस का m2a इज इक्वल्स टू m1g और माइनस का m2 और साथ में g। अब हमें चूँकि सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए तो और एक्सेलरेशन इन दोनों जो है वो टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लो। सिंपल मैथ्स है यहाँ पे कि यहाँ से हमने जो है वो एक्सेलरेशन कॉमन लिया, तो इस वाली टर्म के अंदर क्या बचेगा, m1 बीच में प्लस का साइन, और इससे अगर a जो हमने कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या बचेगा, m2। इसी तरह अगर g यहाँ से कॉमन लेना तो यहाँ से भी कॉमन ले लो। g अगर यहाँ से हम लोग कॉमन लें तो m1 और माइनस का m2 जो है इस तरह से, बल्कि g को जो है वो एंड में लिख दो क्योंकि आपकी बुक के अंदर भी जो है एंड में लिखा हुआ है। तो m1 माइनस का m2 और आखिर में g, कुछ भी नहीं हुआ, वही हमने जो है वो कॉमन ले लिया कि g को बाहर निकाल दिया और m1 और m2 जो है इस तरह से करके लिख दिया। अब एक्सेलरेशन चाहिए तो ये वाला ब्रैकेट वहाँ ले जाके जो डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन यहीं पे ये और m1 माइनस का m2 ब्रैकेट के अंदर और डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2 और g जो है इसके साथ इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो ये आपके पास क्या आया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह फिर अगर हम लोग टेंशन के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि टेंशन के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड करवा रहे हैं।
ताकि जो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ जाए। होगा क्या डिवाइड करवाने से कि ए से कट जाएगा, वो अभी हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं। फॉर टेंशन के लिए डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम लोग इनको जो है वो यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस का t, राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दूँ। यहाँ पे क्या है m2 है, जो इक्वेशन नंबर 2 थी। और यहाँ पे जो आप लोग जो इसकी राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे लिख दो, t माइनस का m2 और साथ में g। अच्छा क्या हुआ, यहाँ से a जो हम लोगों ने काट दिया, और बाकी t के लिए जो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अच्छा यहाँ पे जो ये मिस्टेक नहीं करना कि t से t भी काट दो, ये t ऊपर है, ये t नीचे, ये ऊपर है, ये आपस में काट दो, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये t जो है इसके साथ माइनस भी हो रहा है, ये t इसके साथ माइनस भी हो रहा है, और ये वाला जो t है ये इसके साथ भी जो है वो आपके पास कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब ये वाले जो m2g है ये इसके साथ माइनस हो रहा है, तो ये अकेला नहीं है। अगर अकेले हों या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो तो तब कट सकती हैं वैल्यूज़, ऐसे नहीं कट सकती। अच्छा अब हमने जो है वो a काट दिया, इसके बाद जो है वो अगला स्टेप क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कि m1 यहाँ पे अपॉन में जो यहाँ पे आपके पास m2 है, और यहाँ पे m1g माइनस का t है, और यहाँ पे t माइनस का m2 और g है। और अब आपने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है, ये जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m1 इंटू टी माइनस का m2g, ये वाला पूरा ब्रैकेट उठाया और m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू का साइन, ये m2 गया और उस पूरी की पूरी वैल्यू से जो आपके पास मल्टीप्लाई हो गया m1g माइनस का t। अब m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो m1 इंटू टी माइनस का m1 m2g इक्वल्स टू m2, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2g माइनस का m2 और साथ में t। कुछ भी नहीं करवाया, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये फिर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, और ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमें जो है वो t चाहिए, तो t वाली वैल्यूज़ एक तरफ करेंगे और m1 m2g वाली जो वैल्यूज़ है वो एक तरफ करेंगे। तो m1t ये वाली जो हमारे पास टर्म है, जब ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके यहाँ पे आएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो और हमारे पास जो है वो m2t यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ये अपनी जगह पे, m1 m2g अपनी जगह पे, और ये वाली जो चीज़ है जब ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके वहाँ जाएगी तो आपके पास प्लस में हो जाएगी, और m1 m2 और साथ में g। अब दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों ऐड हो सकती हैं, तो ये आ जाएगा 2m1 m2g, क्योंकि x प्लस का x किसके इक्वल होता है 2x के, तो फ़र्ज़ कर लो कि ये पूरी चीज़ जो है वो एक ही है और ये भी जो है वो आपके पास एक ही है, तो दोनों ऐड होंगी तो 2m1 m2g। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि t को कॉमन ले लेंगे, t कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा m1 प्लस का m2। और अगले स्टेप में क्या करना है कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये ले जाके यहाँ पे ले जाओ और डिवाइड के अंदर जो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम एक स्टेप जो है वो ये चलो यहाँ पे कर लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू 2m1 m2g, और अपॉन के अंदर जो आपके पास क्या आएगा m1 प्लस का m2। तो ये आपके पास क्या टेंशन का फॉर्मूला है। और अगर इन्हें मैच करें हम लोग बुक के साथ, तो जो टेंशन की वैल्यू निकाली है हमने वो बिल्कुल सही निकाली है, और जो ये एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही निकाली है, और जो टेंशन की वैल्यू है वो भी बिल्कुल जो है वो सही निकाली है। बुक के अंदर शायद आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा हो, मतलब इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है, और जी जो है इस तरह से मल्टीप्लाई के अंदर लिखा हुआ है। तो ऊपर जैसे पहले हमने लिखा था वैसे लिखो या इस तरह से लिखो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज़ हैं, टेंशन के फार्मूले हैं, जो कि इस वाले केस के अंदर जो आपके पास होंगे। मतलब क्या कि ये जो चीज़ें हमने निकाली हैं वो हमें क्या किस किस चीज़ की वैल्यू देगी। अगर आपसे बोला जाए कि ये जो हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं हमने इनको छोड़ा और ये जो इस तरह से मूव करना स्टार्ट हो गए, अब ये कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये कितनी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है और ये कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो चीज़ अगर निकालनी है तो वो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगी। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सिर्फ m1 और m2, और g जो है वो तो हमें पता है कि कांस्टेंट होता है। तो अगर इन दोनों का मास पता लग जाए तो आप बता सकते हो कि फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर कितनी एक्सेलरेशन के साथ ये जो दोनों बॉडीज़ हैं ऊपर की तरफ इस तरह से जो मूव कर रही होंगी। और अगर टेंशन निकालनी हो कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन की फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है, तो वो आप इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे, और उसके लिए भी आपको सिर्फ दोनों के मासेस
चाहिए होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो पहला केस है टेंशन का। और ये जो है आपके पास न्यूमेरिकल जितनी भी आएंगे आगे उसके अंदर जो इस्तेमाल होगा। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं वो आपने जो ध्यान में रखनी है कि बड़ा वाला मास कौन सा है, क्योंकि हमने जो फार्मूला बनाया है वो इस वाली कॉन्स्टेलेशन को लेके बनाया हुआ है। तो आपने जो देखना है कि हमने M1 किसको बोला था, M1 बड़े वाले मास को बोला था जिसका मास जो था वो ज़्यादा था। तो M1 वो है, और M2 जो है वो हमेशा आपके पास वो वाली वैल्यू होगी कि जिसका मास छोटा वाला है। तो जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे हम लोग तो फिर देखेंगे कि इसके ये जो फॉर्मूले इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम केस नंबर 1। अब बढ़ते हैं केस नंबर 2 के ऊपर और उसे भी देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। अच्छा, केस 2 की अगर बात करें, तो केस 2 जो है वो आपके पास सेम इसी तरह का ही है, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेस है। केस 2 क्या है कि जब एक बॉडी आपके पास वर्टिकली मूव करे, वन बॉडी मूव्स वर्टिकली while other horizontally on smooth frictionless table, स्मूथ टेबल लिख दो। दूसरा केस क्या है कि जब आपके पास एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव करे और दूसरी बॉडी एक टेबल के ऊपर हो, फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर पड़ी हुई हो। तो यहाँ पे जो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, ये फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक टेबल है कुछ इस तरह की, और यहाँ पे जो हमने एक पुली लगाई हुई है, और इससे जो है वो आपके पास, एक मिनट, ये हमने जो यहाँ पे पुली लगाई हुई है और इससे आपके पास जो है वो स्ट्रिंग पास होके जा रही है यूँ और फिर यूँ, और यहाँ पे जो आपके पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, और ये जो आपके पास टेबल है ये फ्रिक्शनलेस है, इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन की फोर्स नहीं हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपके पास एक और मास है। अब फ़र्ज़ करो कि ये वाला जो मास है आपके पास M1 है, बल्कि देख लेते हैं कि बुक के अंदर उन्होंने जो वो किस तरह से किया हुआ है। बुक के अंदर उन्होंने इसको जो है आपको आपके पास M1 बोला हुआ है और इसे जो आपके पास M2 बोला हुआ है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमने यहाँ पे M2 बोला है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर जो हमारे पास ब्लॉक पड़ा हुआ था उसे हमने M2 बोला हुआ है, और जो वर्टिकली हैंग कर रहा था मास उसे हमने क्या बोला हुआ है, M1। अच्छा, ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी फिर, बॉडी A, और ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी B। तो बस ये जो है वो कुछ कॉन्स्टेलेशन के अंदर जो है वो आएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो वेट की फोर्स होगी इसकी, दोबारा से वही W1, और यहाँ पे जो आपके पास क्या होगा कि टेंशन की फोर्स होगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी। फिर इस वाली बॉडी की जो है वो वेट की फोर्स होगी जो कि नीचे की तरफ लग रही होगी, इसे हम लोग W2 बोल देते हैं। और जो टेंशन की फोर्स होगी इस केस के अंदर कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगी, कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगी, और इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। मतलब एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रेच करो तो एक ही खिंचाव आएगा पूरे धागे के अंदर, तो यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू वही और यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू वही। ये उसकी वेट की वैल्यू बॉडी ए की, और ये बॉडी बी की वेट की वैल्यू। एक और फोर्स होगी यहाँ पे, और वो कौन सी फोर्स होगी, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स, क्योंकि ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और टेबल जो है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा। इसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, या फिर उसे R से हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों की दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगी। हमने न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर जो है वो पढ़ा हुआ था कि अगर कोई चीज़ टेबल के ऊपर पड़ी होती है, अगर कोई चीज़ टेबल के ऊपर पड़ी होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि उसकी वेट की फोर्स जो नीचे की तरफ उसके ऊपर एक्ट कर रही है, और टेबल ने उसके ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाई हुई है, तभी तो ये रेस्ट के अंदर है, तभी तो ये मज़े से इस टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अगर दोनों में से कोई भी अनबैलेंस फोर्स होती तो क्या होता कि ये दोनों में से जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होती है उसकी तरफ मूव कर जाती। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ये नीचे की तरफ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसका वेट की फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि टेबल ने भी इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सेम फोर्स लगाई हुई है। न्यूटन का थर्ड लॉ कि जो एक्शन होता है, अगर आप फोर्स की सेंस में बात करो तो वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड के अंदर, उसका मतलब एक्शन का रिएक्शन होता है, और वो जो रिएक्शन है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है।
तो यहाँ पे भी वही केस है कि ये अगर इस टेबल के ऊपर रेस्ट में पड़ी हुई है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है और जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है वो अपर डायरेक्शन के अंदर लग रही है। तो ये सारी की सारी जो है वो फोर्सेस हैं जो कि इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर लग रही हैं। अब अगर हम लोग जो है यहाँ पे दोबारा से करें कि मोशन ऑफ बॉडी ए की अगर मोशन देखें, दोबारा से वही दो फोर्सेस लग रही हैं आपके पास बॉडी ए के ऊपर। और एक और चीज़ अगर हम लोग देखें, जो टेबल ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस का मतलब कि ये कोई रुकावट जो इसके अंदर नहीं आएगी, फ्रिक्शन फ्री है। ऐसा आइडियली होता है, रियल केसेस के अंदर नहीं होता, लेकिन फ़र्ज़ करो कि ये फ्रिक्शनलेस है। तो अगर यहाँ पे हम लोग जो है इन दोनों को पकड़ के रखें शुरू में, दोनों ब्लॉक को, और अचानक से छोड़ दें तो क्या होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ हैंग कर रहा है और मोशन किस तरह से होगी कि ये जो ब्लॉक है ये पुली की तरफ जाएगा और ये वाला जो आपके पास मास है नीचे की तरफ जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से कि हमने ब्लॉक रखा हुआ था और एक जो था वो यहाँ पे था, बीच में पुली लगी हुई है। जैसे ही आप लोग छोड़ोगे तो कुछ इस तरह की मोशन होगी। ये वाला जो ब्लॉक है ये पुली की तरफ जाएगा और जो ये वाला मास है नीचे की तरफ जाएगा। इस तरह की जो है वो आप लोग खुद से जहन में जो है इमेजिनेशन कर सकते हो। जैसे हम लोग छोड़ेंगे कि तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये जो इस तरह से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास टेबल है फ्रिक्शनलेस टेबल है। फ्रिक्शन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है जो कि इसको यहाँ पे जो रोक के रखे। मतलब थोड़ी सी भी अगर फोर्स उस तरफ ज़्यादा हुई तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा उस तरफ, और जो मोशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। अगर सिर्फ ए की मोशन को देखो तो मोशन ऑफ ए जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे बताओ कि ए के ऊपर जो है वो दो फोर्सेस लग रही हैं, टू फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं बॉडी ए के ऊपर। और वो कौन कौन सी? एक जो है वो W1 है और एक जो आपके पास कौन सी है? टेंशन की फोर्स है। टेंशन की फोर्स अपर डायरेक्शन के अंदर और जो आपके पास W1 है वो नीचे की डायरेक्शन के अंदर। अब दोबारा से वही कि एज वी सी या फिर एज बॉडी ए जो है वो नीचे की तरफ मूव हो रही है, बॉडी ए जो है वो नीचे की तरफ मूव हो रही है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि W1 की जो फोर्स है वो ज़्यादा है और टेंशन की जो फोर्स है वो कम है, तभी तो ये नीचे की तरफ जा रही है। तो W1 इज़ ग्रेटर देन T। और फिर अगर यहाँ पे हम लोग जो नेट फोर्स का फॉर्मूला निकालें, फोर्स नेट का जो है वो फॉर्मूला निकालें या फिर नेट फोर्स निकालें कि कितनी ऐसी फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ लेके जा रही है, तो वो कैसे निकलेगी? बड़ी वाली फोर्स माइनस का छोटी वाली फोर्स। या फिर नेट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फोर्स की जो बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस कर रही है या फिर वो वाली फोर्स की जो बॉडी को एक्सेलरेट कर रही है। तो जो यहाँ पे हमारे पास अनबैलेंस फोर्स होगी, ये नेट फोर्स होगी, वो कितनी होगी? W1 माइनस का T। जैसे हमने जो एग्जांपल के अंदर देखा था कि एक तरफ 10 एक तरफ 3, जो नेट फोर्स है वो आपके पास कितनी आ रही है? 7। कैसे कि जो छोटी वाली है ये उस 10 में से जो आप कैंसिल कर दो, मतलब माइनस कर दो, F2 माइनस का F1। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली फोर्स है वो W1 है, तो इसलिए W1 माइनस का T। फिर दोबारा से यहाँ पे जो आप लोग फॉर्मूले डालो, बताओ कि F जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है? MA के इक्वल होता है और W जो है आपके पास MG के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ डाल लें तो M1A इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास W1 की जगह पे जो वो M1G आ जाएगा, M1G माइनस का T। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये सेम उसी तरह से बनी है। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपके पास उसी तरह से बनी है क्योंकि जो इसकी मोशन थी वो नीचे की तरफ हो रही थी। तो ये मोशन ऑफ ए थी। इसी तरह अगर मोशन ऑफ बॉडी बी देखें, मोशन ऑफ बॉडी बी देखें तो मोशन ऑफ बॉडी बी जो है वो किस तरह से होगी? दोबारा से इसके ऊपर कितनी अब जो है वो इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 3 फोर्सेस। 3 फोर्सेस एक्ट्स ऑन बॉडी बी। बॉडी बी के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक जो है वो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है जो कि टेबल इसकी तरफ इसके ऊपर की डायरेक्शन की तरफ लगा रही है। एक जो है वो W2 है यानी कि वेट की फोर्स बॉडी बी की जो कि नीचे की तरफ लग रही है। और एक जो आपके पास टेंशन की फोर्स है जो टुवर्ड्स द पुली लग रही है। 3 फोर्सेस लग रही हैं। और अगर यहाँ पे देखें कि हम लोग यहाँ पे बताएं कि एज बॉडी बी मूव्स टुवर्ड्स पुली, तो इसका मतलब क्या हुआ? और एक और चीज़, ये लिखने से पहले यहाँ पे आप लोगों ने जो ये बताना है कि हमारे पास जो दो फोर्सेस हैं R और W2, ये दोनों की दोनों बराबर हैं आपस में, तभी तो ये रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है।
एक ऊपर लग रही है, एक नीचे लग रही है, लेकिन कहीं भी नहीं जा रही बॉडी, इसी जगह के ऊपर जो पड़ी हुई है, मतलब ऊपर और नीचे में से कहीं भी नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं। और अगर रीज़न देना हुआ तो यहाँ पे आप दे भी सकते हो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हमारे पास एक्शन और रिएक्शन होता है वो आपस में बराबर होते हैं, तो वो सब चीज़ें अगर आपने देनी हुई तो दे देना। फिर हमारे पास जो है वो नेट फोर्स के लिए सिर्फ एक ही फोर्स बच जाती है, जो कि अब चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी बी जो है वो इस तरफ जा रही है पुली की तरफ। यहाँ पे लिख भी दो कि एज बी मूव्स टुवर्ड्स पुली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनबैलेंस फोर्स है या फिर जो नेट फोर्स है वो सिर्फ टी है। तो इस केस के अंदर जो फोर्स मोशन प्रोड्यूस कर रही है या फिर इस बॉडी को एक्सीलरेट कर रही है वो कौन सी फोर्स है, सिर्फ टी की फोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स है हमारे पास वो टी के बराबर आ रही है, सिर्फ यही वाली फोर्स है जो इसको मूव करवा रही है। तो यहाँ पे फिर बताओ कि एफ जो है वो एम ए के इक्वल होता है, तो क्योंकि ये बॉडी बी है तो इसके लिए फिर क्या आ जाएगा m2a इक्वल्स टू टी। ये जो है आपके पास इक्वेशन नंबर बन गई 2। बस यही जो है वो इस वाले केस के अंदर डिफरेंस है कि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपके पास ये वाली बनेगी, बाकी सारी जो कहानी है वो उसी तरह से होगी। अब अगर एक्सेलरेशन निकालनी हो इस केस के अंदर कि ये जो बॉडीज़ मूव कर रही है कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो फॉर एक्सेलरेशन हम लोग क्या करेंगे, एडिंग। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को जो हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो दोबारा से क्या होगा, ये हमारे पास 1 है तो m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस का t, और यहाँ पे आपके पास जो है वो m2a इज इक्वल्स टू सिर्फ t। और अगर इन्हें ऐड करें तो राइट हैंड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इनको आपस में ऐड कर दो, m1a प्लस का m2a, और जो आपके पास राइट हैंड साइड है इन्हें आपस में ऐड कर दो कि m1g माइनस का t और साथ में प्लस का t। ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल। इसके बाद यहाँ से जो a कॉमन लो, तो a कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आएगा m1 प्लस का m2, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा हुआ है m1g। अब इस ब्रैकेट को जो है वहाँ पे ले जाओ तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो m1 अपॉन में m1 प्लस का m2 और मल्टीप्लाई बाय g, या फिर इस g को जो है m1 के साथ भी आप रख सकते हो, लेकिन अगर बुक के हिसाब से करना है, बुक में जैसे लिखा हुआ वैसे करना है तो आप बाहर निकाल के लिख दो, बात एक ही है। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब कि अगर एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी हो इसके अंदर तो आप कैसे फाइंड करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के। फिर हमारे पास जो है वो टेंशन रह गई कि टेंशन जो है वो इस केस के अंदर आप कैसे जो निकाल सकते हो। तो वही टेंशन के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। ये आपके पास क्या थी, इक्वेशन 1, और ये क्या आपके पास इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब आप लोग डिवाइड करवाओगे तो आपके पास टेंशन की भी वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पे जो हम लोग करके देख लेते हैं। फॉर टेंशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो m1a अपॉन में m2a, लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में हमने डिवाइड कर दी, और राइट हैंड साइड जो दोनों आपस में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो m1g माइनस का t अपॉन में सिर्फ t। फिर इसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करना है। a से जो है वो आपके पास क्या कर, a से जो है वो a कट जाएगा, और फिर जो है वो आपके पास 2-3 तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। ये चलो इसी तरह से कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, m1 और अपॉन में m2 इक्वल्स टू m1g माइनस का t और अपॉन में जो है वो t। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो m1t इज इक्वल्स टू m2, और यहाँ पे जो पूरे ब्रैकेट से ये मल्टीप्लाई होगा m1g माइनस का t। फिर यहाँ पे जो m1t एज इट इज़, और यहाँ पे m2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2g माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 और साथ में t। फिर t वाली वैल्यू जो आपने एक तरफ करनी है, तो जब ये इज इक्वल टू को साइन क्रॉस करके यहाँ पे आएगी तो m1t माइनस का जो है वो प्लस में हो जाएगा m2 और साथ में t, और इज इक्वल्स टू m1 m2g। t दोनों में से कॉमन लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 प्लस का m2, और यहाँ पे क्या बचा m1 m2 और साथ में g। फिर आपको सिर्फ t चाहिए तो इस वाली चीज़ को जो आप यहाँ ले जाके डिवाइड करवा दो तो आपके पास टेंशन की फाइनली वैल्यू आ जाएगी। तो वो क्या आ रही है, t इज इक्वल्स टू
m1 m2 g और अपॉन में जो आपके पास m1 प्लस का m2 इस तरह से लिखो, या फिर g को बाहर निकाल के लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो और g जो है यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास जो है वो टेंशन की इक्वेशन आ गई कि अगर आपको टेंशन की वैल्यू चाहिए इस केस के अंदर कि कितनी टेंशन जो है वो इस स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हुई है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या जो है वो पता होना चाहिए। सिर्फ इन दोनों के मासेस, जी तो हमें पता होता है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन जो है प्रोड्यूस हो रही है, अगर m1 और m2 हमारे पास जो वो इतना है। तो इसको जो मैच भी कर लेते हैं हम लोग अपनी बुक से। एक्सलेरेशन की जो वैल्यू वो तो बिल्कुल सही निकाली है, और जो टेंशन की वैल्यू वो भी हमने जो बिल्कुल सही निकाली है। तो ये हमारे पास जो थे वो केसेस थे मोशन ऑफ बॉडीज़ बाय कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग के, और ये आपने मैट्रिक के अंदर भी किए होंगे, तो इतना ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगी इनके अंदर। अब जो है वो अगली वीडियो से जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो मोमेंटम का टॉपिक होगा, जिसके काफ़ी सारे जो है वो केसेस हैं। इलास्टिक कोलिजन वाले जो केसेस आते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोग मोमेंटम की जितनी भी केसेस हुए जो एक वीडियो के अंदर कवर हो रहे हुए उन्हें जो है वो कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।